चुके थे। क्योंकि जो शुगर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास जो मेन एलिमेंट होते हैं ना, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो उसकी कंपोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपके पास टाइप्स ऑफ शुगर्स भी हमने पढ़ी थी कि आपके पास जितने मोनोमर्स यूनिट प्रोड्यूस होते हैं उसकी बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। पहला आपके पास मोनोसेक्राइड थे। ऐसे होते हैं जो मजीद हाइड्रोलाइज नहीं होते, मजीद आप उसको मोनोमर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो आपके पास मोनोसेक्राइड होते हैं, जिसकी एग्जांपल में आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता था, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, जिसको हम मजीद ब्रोक नहीं कर सकते। फिर आपके पास ये एग्जांपल भी हम डिस्कस कर चुके थे, पेंटोसिस जो है आपके पास 5 कार्बन शुगर्स होते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास एराबिनोज था। हेक्सोसिस में आपके पास एग्जाम्पल शुगर की ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाते हैं, ये दोनों ही 6 मेंबर रिंग होते हैं। अच्छा, अगली जो बात है बेटा, जो केन हम उठाते हैं ना फील्ड से, उसकी फिर आगे कैटेगरी बनाई जाती हैं आपके पास मैच्योर और इनमेच्योर, और तीसरी जो कैटेगरी होती है ना वो ओवर मैच्योर केन के नाम से होती है। ये पहले आपके साथ डायग्राम शेयर कर रहे हैं, फिर वापस हम इसकी करेक्टरिस्टिक पे जाते हैं। ये 3 कैटेगरीज बेटा आपके सामने है, कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे ना ये वाली कैटेगरी आपके पास, ये आपके पास इमेच्योर केन कहलाता है। अब इमेच्योर में देखें आपको इसके ना लीव्स नहीं नजर आएंगे, इसमें लीव फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुई, ये आपके पास इमेच्योर केन कहलाता है। नंबर 2, आपको इसके टॉप के ऊपर ना फाइबर नजर नहीं आएंगे, जो कि आपको ये मेच्योर के अंदर फाइबर नजर आ रहे हैं ना, ये इमेच्योर में आपके पास फाइबर फॉर्मेशन नहीं होती। इसके अंदर आपके पास जो चीज़ ज्यादा होती ना वो वाटर आपको ज्यादा मिलेगा, और जो हमारा फाइबर होगा वो कम मिलेगा, और जो मेन एलिमेंट है ना हमारा सुक्रोज, जो हमें इससे ऑब्टेन करना है, ये आपके पास लोअर लेवल पे पड़ा होता है सुक्रोज इमेच्योर के अंदर। जैसे ये मैच्योरिटी पे जाता है ना तो इसके अंदर वाटर कंटेंट जो है ना वो मॉडरेट हो जाएगा, फिर फाइबर भी आपके पास मॉडरेट रेंज पे चले जाएंगे, लेकिन जो सुक्रोज कंटेंट है ना वो आपके पास मैक्सिमम पे चले जाते हैं। सुक्रोज हमारे वो कंटेंट हैं जो आगे हमने शुगर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करना है। और अगर आप प्रॉपर टाइम के ऊपर इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते तो फिर ये इमेच्योरिटी पे चला जाते, ओवर मेच्योर में चला जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास इसके जो फाइबर कंटेंट है ना वो मजीद कम होना शुरू हो जाते हैं, और जो सुक्रोज कंटेंट है वो भी पहले से रिड्यूस होंगे, लिहाजा हमारा जो मेन कंटेंट्स होंगे ना सुक्रोज के वो इसमें रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसकी वापस आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन के ऊपर। ये यहाँ पे एक टेबल में आपके साथ शेयर किया गया है। मैं वाटर कंटेंट्स आपने देखने, आपने रिड्यूसिंग शुगर्स इसके अंदर नोट करने, फाइबर कंटेंट है, सुक्रोज कंटेंट है, और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं। ये कंपोनेंट हम तीनों के अंदर कंपेयर करते हैं। इमेच्योर जो केन है ना उसमें वाटर ज्यादा होता है, जबकि जब वो मैच्योर लेवल पे चला जाएगा ना तो इसमें आइडियल वाटर कंटेंट होंगे फॉर सुक्रोज के लिए, जो रिक्वायरमेंट है ना उतने ही होंगे, जबकि ओवर मैच्योर में वाटर कंटेंट कम हो जाता है। लिहाजा जब आपने एक्सट्रैक्शन करनी है ना तो वहां पे आपके पास जो एक्सट्रैक्ट आएगा ना वो कम आएगा। डेफिनेटली वाटर कम है तो उसमें सॉल्युबिलिटी भी उसकी कम होनी है। अलबत्ता रिड्यूसिंग शुगर जो है ना ये आपके पास ज्यादा होते हैं इमेच्योर में, जो मेच्योर होता है उसमें आपके पास ये मॉडरेट होते हैं, और जैसे जैसे ये ओवर मेच्योर होता है ना तो रिड्यूसिंग शुगर जो है ना वो कम हो जाते हैं। फाइबर कंटेंट सबसे कम होते हैं इमेच्योर में, और मेच्योर में बैलेंस होते हैं, और ओवर मेच्योर में हाई फाइबर होते हैं। सुक्रोज कंटेंट आपके पास लोअर होता है इमेच्योर में, लेकिन जैसे ही ये मेच्योर होता है ना हाईएस्ट सुक्रोज कंटेंट होते हैं, लिहाजा ये बेस्ट टाइम होता है जब आपने इसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है, जब वो मेच्योरिटी पे होता है, ताकि आपको सुक्रोज जो है ना जिसको आगे आपने यूज करना है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही वो इमेच्योर होगा ना ये आपके पास सुक्रोज जो है ना ये कम हो जाएगा। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आपके पास सबसे कम इमेच्योर में होती हैं,
मैच्योर में आपके पास कम होती हैं, जबकि हायर में आपके पास ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ज्यादा हो जाती हैं। इसी चीज को समरी की फॉर्म में ना आप नीचे देखें तो वहां फिर लिखा हुआ है कि इमेच्योर में वाटर ज्यादा है और रिड्यूसिंग शुगर ज्यादा है। अगर कम है तो वो आपका सुक्रोज और फाइबर कंटेंट कम है। मैच्योर में क्या है, बाकी दोनों चीजें मॉडरेट पे चली जाती हैं, वाटर भी और रिड्यूसिंग शुगर भी। अलबत्ता जो सुक्रोज कंटेंट है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं, और हमारा मेन टारगेट भी वही सुक्रोज कंटेंट होते हैं। जबकि ओवर मैच्योर में फाइबर बढ़ जाता है और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो है ना वो कम हो जाती हैं, जबकि वो बढ़ेंगी और जो सुक्रोज है ना वो उसने कम हो जाना है। ये ध्यान में रखना आपने। अब सवाल आ जाता है कि सुक्रोज आपको किस में ज्यादा मिलेगा, तो वो आपने याद रखना है कि मैच्योर केन में आपको ज्यादा मिलेगा। फिर टाइप ऑफ शुगर्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी, वो एक दफा स्लाइड रिपीट हो रही है। डाइसेक्राइड्स में क्या होंगे, जिसमें आपके पास दो मोनोमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं अगर आप उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। इसमें तीन एग्जांपल थी, सुक्रोज की थी, और माल्टोज है और लैक्टोज है, ये डाइसेक्राइड होते हैं। अब शुगर केन से हमें कौन सा ज्यादा मिल रहा है, वो सुक्रोज मिल रहा होता है। ब्रेक डाउन ऑफ मोनोसेक्राइड अंडर द एक्शन ऑफ एसिड और एंजाइम, इसका जो कन्वर्जन है ना, ये कुछ एंजाइम होंगे जो परफॉर्म करेंगे, विदाउट देम ये पॉसिबल नहीं होगा आपके पास। पॉलीसेक्राइड, इसकी भी बात हो चुकी थी, जिसमें दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड जनरेट होंगे, स्टार्च है, सेलुलोज है, गम्स है, डेक्सट्रन है, ये उसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी वही काम होगा कि एंजाइम होगा या आपने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा के ना इसकी ब्रेक डाउन करवानी होती है। अच्छा, अब ये चीजें कुछ याद रखने वाली हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सुक्रोज, हमें ये सुक्रोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। वो कहते हैं जी, ये जो शुगर होती है ना इज इसेंशियल इन ह्यूमन लाइफ एज अ फूड इंग्रेडिएंट है। ये हमारी डाइट का हिस्सा होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। इसके अलावा आप मेडिसिनल कंपोनेंट भी है, आप मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड आ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर ये रॉ मटेरियल के तौर पे भी हमने इस्तेमाल करना है, इससे हम आगे प्रोडक्ट बना लेते हैं। इट इज़ वाइडली यूज एज अ स्वीटनर इन फूड, हमारी जितनी फूड आइटम्स है उसके अंदर जो स्वीटनिंग एजेंट होता है उसके तौर पे इसने इस्तेमाल होना है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे इसने इस्तेमाल होना है, और इसके अलावा कोई इंडस्ट्रीज हैं, जैम, जेलीज, कैंडीज, वहां पे भी ये स्वीटनिंग एजेंट है। शुगर इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये जो काम इसके अंदर शुगर मैन्युफैक्चरिंग का है वो फोटो जो प्रोसेस से होता है ना, हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यूजिंग द सन एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी, जिसके मैन्युफैक्चरिंग में हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। शुगर इज ब्रोक डाउन इन द स्टमक, अब ये भी याद रखिएगा ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होती है। ये स्टमक होता है जो इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके ना इसने आगे जो है ना वो पिला देना होता है, लार्ज इंस्टाइन और स्मॉल इंस्टाइन में ना इसको वो भेज देता है। ब्रेक डाउन का काम जो है ना वो स्टमक करेगा, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्बेंस नहीं होती। अलबत्ता एब्जॉर्बेंस होगी जब आपके पास लीवर से गैस्ट्रिक जूस आएगा ना, वो इंसुलिन की फॉर्म में, वो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ना इसको एब्जॉर्ब करवाएगा। तो दो चीजें होगी, इसकी ब्रेकडाउन स्टमक में है, लेकिन जो एब्जॉर्बेंस है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। ये चीजें हमने यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां जाके इसने एब्जॉर्ब होना है। अच्छा, लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्बेंस तब पॉसिबल है अगर यहाँ पे आपके पास इंसुलिन पहुंच चुकी है। अगर इंसुलिन नहीं है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाके एब्जॉर्ब नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट थ्रू द पोर्टल वेन टू द लीवर वेर इट इज स्टोर्ड फॉर एनर्जी, फिर जाके इसने लीवर में स्टोर होना होता है। अब जो तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना वो तो बॉडी फौरी तौर पे यूटिलाइज कर लेगी, लेकिन जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है ना उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लेगा। ऐसी सिचुएशन में जब आप खाना नहीं खा रहे, आप उसमें डिले ले रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, इसी ग्लाइकोजन को तोड़ के ना फिर वहां से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनर्जी ऑब्टेन कर लेती है। तो ये हमारे पास एनर्जी का सोर्स भी बन जाता है। अच्छा, अगर हम इसको इनटेक कर रहे हैं तो हमें ये फायदा क्या पहुंचा रही है, हमारी बॉडी में इसका रोल क्या है। पहला इसका रोल ये है कि ये ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प आउट करती है। अगर ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा है तब भी खतरनाक है, अगर ये कम हो जाता है तब भी ये डेंजरस होता है।
क्योंकि ब्लड एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। हाँ, अलबत्ता ब्लड क्या करता है कि अगर तो ये एक्सेस आ गई ना हमारी बॉडी में, एक्सेस शुगर है, फिर हम इसको स्टोर कर लेते हैं, ब्लड स्टोर एज अ ग्लाइकोजन, लेकिन करेगा किस फॉर्म में, ये याद रखना है, ग्लाइक। अब प्लांट के अंदर भी यही काम होता है, प्लांट जो है ना वो स्टार्च की फॉर्म में बॉडी में स्टोर करेगा, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू डेक्सट्रोज व्हेन नीडेड, जो इसको डेक्सट्रोज में तोड़ सकता है जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एनर्जी सप्लाई कैसे होनी है, डेक्सट्रोज क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसने बनानी है, प्लस इसने वाटर प्रोड्यूस करना है, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर ब्रेन एंड मसल्स, और इसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड उठा के हम वाटर, पानी बाहर फेंक देते हैं सांस के थ्रू, और यूरिनेशन के थ्रू हम वाटर बॉडी से निकाल देते हैं, या स्वेटनिंग के थ्रू। अब है क्या, इसका फायदा क्या है कार्बोहाइड्रेट का, कहता है ये आपके ना एनर्जी बूस्टर कहलाते हैं। इन केसेस अगर बॉडी में एनर्जी कम हो रही है, आप फौरी तौर पे उस सजेस्टेड ये होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट या शुगर यूज कर लें। शुगर टेकन ऑरली रेजेस, ये रेज करेगा फौरी तौर पे ब्लड शुगर लेवल, कितना टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, विद इन 5 मिनट्स। अब जो काम स्टमक ने करना था ना, उसने ब्रेक करना था, उसको ब्रेक करके उसने शुगर प्रोड्यूस करनी थी, आपने उसे वो टाइम तो रिमूव कर दिया, आपने उसको लिया ही इस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, जो फौरी तौर पर बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये आपके पास इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बच जाएगा। अच्छा, फिर क्या होता है कि हर एक जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर स्वीटनिंग लेवल एक जैसा नहीं होता, हर एक के अंदर लेवल डिफरेंट होता है। द स्वीटनेस ऑफ शुगर वेरीज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, ये डिपेंड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर क्या है, एंड पीएच, ये सारी चीज फैक्टर मिलकर ना उसकी स्वीटनिंग वैल्यू जो है ना वो डिसाइड करता है। अब किसके पास कितनी स्वीटनिंग पावर है वो भी हमने यहाँ पे ना शेयर की है। ये आपके पास है क्या, ये आपके पास रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ शुगर्स है, उसकी ऑर्डर लिस्ट हमने बनाई है। सबसे ज्यादा आपके पास स्वीटनेस किसके पास है जी, वो आपके पास फ्रुक्टोज है, ये आपको याद रखना है एमसीक्यूज। फिर वो कहता है जी सबसे कम किसके पास है, तो वो आपके पास है लैक्टोज आ जाता है और माल्टोज आता है, इसके पास सबसे कंटेंट है। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि हम जो सुक्रोज लेते हैं उसके अंदर कितने हैं जी, वो आपके पास 1 की रेशो में आता है। ग्लूकोज कितनी है, ये 0.7 है, ये वाले जरा इंपॉर्टेंट है, ये आपके जहन में होने चाहिए। सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज हो गया, सबसे कम लैक्टोज और माल्टोज हो गया, और ग्लूकोज के पास कितनी है, वो 0.7 में, और सुक्रोज के पास कितनी है, ये 1 है। ये ऑर्डर में आपने याद रखना है इनका स्वीटनिंग लेवल। अच्छा, यूजेस ऑफ शुगर, जैसे कि उसने कहा कि आप डिफरेंट चीज़ें जो है ना उसमें आप इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जी जनाब जिसमें ये इस्तेमाल होता है। पहली इसमें जो आपके पास आ जाती है वो आपकी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसने बताया था कि वहां पे ये स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। शुगर इज क्विक एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ये फौरी तौर पे बॉडी इसको इनटेक करती है, मेकिंग इट इसेंशियल इन डेली डाइट्स, और ये हमारी डेली डाइट में ज़रूरी हिस्सा होता है। इट इन्हांस द नेचुरल फ्लेवर ऑफ फ्रूट्स, हमारे जितने फ्रूट्स हैं उसके अंदर फ्लेवर जो है ना वो इसकी वजह से होता है। एंड वाइडली यूज इन फ्रूट कैनिन, एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, कहता है जी आप इसको ना प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप याद रखिएगा कुछ चीज़ें जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती, हम क्या करते हैं उसके अंदर या तो शुगर कंटेंट बढ़ा देते हैं या हम उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बढ़ा देते हैं। अब आप में से कोई बता सकता है कि किस में हम शुगर कंटेंट बढ़ा दें तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती, कोई आपके जहन में हो तो जल्दी बता दीजिएगा। है किसी के जहन में तो वो आंसर कर सकता है। आपने देखा होगा जैम एंड जेलीस वगैरह, ये जल्दी खराब नहीं होते, अगर आप इसको बाहर भी रख देना तो ये खराब नहीं होगा, क्योंकि जहां पे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो ना आप शुगर की, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो लो कंसंट्रेशन पे सर्वाइव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज, आपने अचार देखा होगा घरों में डलता है, वो जल्दी खराब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो ये प्रिजर्वेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग एडिबल
जो हमारी एडिबल प्रोडक्ट्स है ना उसको ये लास्ट लॉन्गर बना देता है, ज़्यादा देर तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसेंशियली इन बेवरेजेस, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल है, टी के अंदर इस्तेमाल है, कॉफ़ी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट इन कैंडी एंड कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे जो आपके पास मेन कंपोनेंट है वो भी आपके पास शुगर है। फार्मास्यूटिकल में आप कैसे जी कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिसिनल सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं ना उसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं। इसके अलावा कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो कि ये दो तीन पर्पसेस होते हैं। एक तो होता है कि हम उसको स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं करवाना चाहते, तो हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं ताकि जितना अरसा उसने स्टमक में रहना है ना टैबलेट ने, तो उसके ऊपर कोटिंग जो है ना वो डिसॉल्व ही ना हो, हम एक परमानेंट कोटिंग कर देते हैं। फिर कुछ ऐसी पिल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं स्वीटनिंग एजेंट की। तो बिटर पिल्स के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, वहां आप इसको इस्तेमाल कर, जैसे सॉर्बिटोल है, यूज इन डायबिटिक फूड्स एंड विटामिन सी प्रोडक्शन, इसको हम यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड है, ऑक्सालिक एसिड है, सुक्रोज, ऑक्टा ऑक्टा एसीटेट है, इसको हम यूज कर लेते हैं एज ए एडहेसिव के तौर पे और प्लास्टिसाइजर के तौर पे। जबकि ऑक्सालिक एसिड है ना, मेड फॉर ये सुक्रोज, सुक्रोज से इसको बनाया जाता है एंड यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट मेड फ्रॉम सुक्रोज, ये भी हम सुक्रोज से एंड फैटी एसिड से बनाते हैं सरफेक्टेंट वगैरह। यूज इन फूड, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, उसके बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों दो जगह पे उसने बताया कि इसके यूजेस, एक आपके पास फूड प्रोडक्ट्स हैं और दूसरी फार्मास्यूटिकल में। फिर आ जाता है इसकी आगे प्रोसेसिंग। अब पहला प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया था वो केन रिसेप्शन थी, यानी जब किसान इस कोई मैच्योरिटी टाइम के ऊपर हार इसकी कल्टीवेशन के बाद हार्वेस्टिंग कर लेता है ना, फिर उसको उठा के ना ट्रॉलर्स के थ्रू आपने वहां पे पहुंचाना होता है शुगर इंडस्ट्री में। केन इज रिसीव्ड एट द फैक्ट्री यार्ड पे, इसको रिसीव कर लिया जाता है। मैकेनिकल अनलोडेड ट्रांसफर केन फ्रॉम ट्रक्स एंड ट्रेलर, इसके लिए कहता है जी आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे मैकेनिकल इस्तेमाल कर लें या मैनुअल। अब ये देखिएगा ये मैकेनिकल एक तरह का प्रोसेस लगा हुआ है, या तो कोई लेबर लगा के हम ऊपर से इसको केन को रिमूव करवा लें, या इसके नीचे आप देखें ये जैक लगे हुआ है, ये जैसे ही जैक अपलिफ्ट होंगे ना ये पूरा का पूरा केन जो है ना वहां से विड्रॉ हो जाएगा। या इसके अलावा आप ये वाला सोर्स भी इस्तेमाल कर लेते हो, ये एक जॉज होते हैं, ये जॉज पूरे का पूरा एक बंडल जो बना के ना उसको वहां से उठा लेता है। तो आप मैकेनिकली ये दोनों में से ना कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप जैक का इस्तेमाल कर लें या आप जॉ ये जो जॉज है ना इसका इस्तेमाल कर लें। अब आगे जो है ना ये प्रिपरेटरी डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे ये नाइव्स लगे होते हैं जो कटिंग करते हैं, वो नाइव कटिंग ये आपके पास होते हैं, ये इसको हम ना जा क्रशर्स बोलते हैं। दो टर्म से होती हैं, क्रशर्स और एक दूसरा होता है ग्राइंडिंग। यहाँ हमें ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने क्रशिंग करनी है। केन इज पास थ्रू नाइव्स फॉर फाइन कटिंग, इसकी फाइन कटिंग के लिए नाइफ में से पास करते हैं। केन इज प्रोसीड इन 4-6 रोलर मिल्स, 4 से 6 मिल्स में से ना इसको पास किया जाता है। श्रेडर्स एंड फाइब्राइजर्स इनहांस एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, जब इसके ऊपर आप इसकी श्रेडिंग कर लेते हैं ना ऊपर से लीव वगैरह निकल आते हैं, तो इसकी जो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी ना वो बढ़ जाती है। बजाय कि आपने इसको चूंकि प्रेस करके निकालना है, अगर इसके ऊपर वो लीव्स वगैरह है ना तो इसकी प्रेसिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं होगी, जिससे एक्सट्रैक्शन कम होगी। तो ये हम कर लेते हैं इसकी। फिर आ जाती है क्रशिंग एंड जूस एक्सट्रैक्शन। जब आपने इसकी श्रेडिंग वगैरह कर ली ना ऊपर से, जैसे ये आपके पास लगे हुए हैं क्रशर्स लगे हुए हैं, फिर आपने इसको भेज देना होता है जूस एक्सट्रैक्शन में। ये जूस एक्सट्रैक्शन हो रही है ये वाली। केन इज क्रश फॉर जूस एक्सट्रैक्शन, पहले आप इसकी क्रशिंग कर लेते हैं। मिल्स आर इक्विप्ड विद टरबाइन ड्राइव, इसके अंदर टरबाइंस लगी होती हैं जो इसको ड्राइव करती हैं। स्पेशल फीडिंग डिवाइसेस इसमें होती हैं फीडिंग, वो जैसे आपने शुरू में जॉस देखा है ना, वो जॉस उठा के उसकी मदद से आप इसमें डेल सकते हैं। या इसके अंदर कन्वेयर बेल्ट्स लगी होती हैं जिसके थ्रू जो है ना यहाँ इसको फीड कर दिया जाता है केन्स को। एंड कंपाउंड इम्बिबेशन सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू इसको यहाँ पहुंचा दिया जाता है। अब जूस ट्रीटमेंट है,
लेकिन जूस ट्रीटमेंट से पहले एक जो ट्रीटमेंट आती है ना, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो आपके पास आती है क्लैरिफिकेशन। अब यहाँ पे जस्ट, अब जो जूस आता है ना, जार जूस, इसको हम रॉ जूस बोलते हैं। ये सामने आपके पास दिखाया उन्होंने, जूस बाहर आ रहा है। और मिक्स जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क इज टिपिकली टर्बिड एंड कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। ये जो जूस एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, ये साफ नहीं होता। इसके अंदर टर्बिड भी होगा और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज भी होंगी, सच एज फाइन गैसिलो, एज वेल डिजॉल्व और कोलाइडल इम्प्योरिटीज। डिजॉल्व फॉर्म में भी इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, और सस्पेंडेड भी हो सकती हैं। दीज इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग अ फाइन पार्टिकल ऑफ बगास, उसके बगास, उसके छिलके जो होते हैं, कवरिंग, मेकिंग अप अबाउट 0.3 to 0.5% ऑफ जूस कंपोजिशन। द गोल ऑफ केन जूस क्लैरिफिकेशन इज टू, अब हम इसको क्लैरिफिकेशन में भेजेंगे पहले। और क्लैरिफिकेशन का मकसद क्या होता है? एलिमिनेट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड कोलाइड्स। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज आपको नजर आ रही ना, हमने उसको रिमूव करना होता है। रिमूव नॉन शुगर कंपोनेंट इन सोल्यूशन, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्यों उसको हीट करते रहें? तो जो नॉन शुगर पार्ट्स है, आप उसको कहता है जी रिमूव करें उसमें से। पहले काम इम्प्योरिटीज रिमूव कर लें, फिर जिसका रोल ही कोई नहीं आगे, नॉन शुगर कंपोनेंट्स हैं, आप उसको हीट अप क्यों करें? आप उसको रिमूव कर दें। इम्पार्ट क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू द जूस, उसको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। डिफरेंट क्लैरिफिकेशन सिस्टम आर यूज, उसके लिए हम डिफरेंट क्लैरिफिकेशन सिस्टम जो है ना वहाँ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फॉर रॉ यूज शुगर प्रोडक्शन, ताकि हम उससे शुगर, जो रॉ शुगर ना वो बना सकें। अब वो रॉ शुगर बनाने के लिए आपने पहला काम उसकी ना क्लैरिफिकेशन करनी होती है। क्लैरिफिकेशन क्या है? वो कहते हैं ट्रीटेड जूस इज फेड टू अ कंटिन्यूस क्लैरिफायर। क्लियर जूस इज डिकेंडेड एंड मड इम्प्योरिटी इज सेंट टू द वैक्यूम फिल्टर। यहाँ पे हमारा काम है कि जूस जो है ना उसको क्लियर करना है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लैरिफिकेशन प्रोसेस इज शुगर प्रोडक्शन, उसके जो हमने एनालिस्ट किए हैं ना, टू रिमूव नॉन सुक्रोज कंपोनेंट, आप उसको निकाल दें जिसमें से आपको सोर्स नहीं मिल रहा। इंश्योरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाइट शुगर इज फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस एंड रिड्यूसिंग द लॉस इज इन फाइनल मोलेसिस। कहता है जी आप इन तमाम कंपोनेंट को रिमूव करें जो आगे शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे, क्योंकि अगर उसने शुगर में तो कन्वर्ट होना ही नहीं है। वो क्या करेगा? वो आपकी जो मोलेसिस है ना वो बढ़ाता जाएगा, जिसका हमारा सारे का सारा लॉस है। टू मिनिमाइज कलर प्रीकर्सर्स एंड क्लोरेंट्स, अगर आप उसमें से इम्प्योरिटीज निकालेंगे ना, तो जितनी हमारी प्रोडक्ट होगी ना वो कलर फ्री होगी, उसमें कलर नहीं आएंगे। टू प्रोड्यूस क्लियर लाइट कलर जूस फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, तो हम क्लियर, जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, लाइट कलर में जूस बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर जो कि टोटली फ्री होगा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस क्लैरिफिकेशन वाले सेक्शन का। जब आप क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो इफेक्टिव है या नहीं है, उसके अंदर कहता है ये आपके पास, ये आपके टारगेट है जो आपने अचीव करने होते हैं। आप अगर इफेक्टिव क्लैरिफिकेशन कर दे हैं तो आपके पास इंक्रीज सुक्रोज इम्प्योरिटी, आपने डेफिनेटली इम्प्योरिटीज निकाल दी हैं, तो एक प्योर चीज पड़ी हुई है, तो आपके पास वहां पे उसकी प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। दिस शोज द डिग्री ऑफ नॉन सुक्रोज रिमूवल विद रिड्यूसेस मोलेसिस फॉर्मेशन। आपने नॉन शुगर कंपोनेंट निकाल दिए, मोलेसिस अब कम बनेगा क्योंकि आपका प्योर कंपोनेंट पड़ा हुआ है। स्टेबिलिटी ऑफ सुक्रोज, अब जैसे जैसे उसमें इम्प्योरिटीज निकलेंगी ना, वैसे वैसे सुक्रोज की स्टेबिलिटी भी बढ़ जानी है, क्योंकि इम्प्योरिटी हो सकता है एसिडिक हो या बेसिक इम्प्योरिटी हो। तो याद रखिएगा ये जो सुक्रोज होता है ना, ये न्यूट्रल पीएच पे सर्वाइव करता है। अगर आप एसिडिक या बेसिक कंडीशन देंगे ना, तो ये सुक्रोज की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहीं पड़े होते हैं। एट लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर, दोनों चीजें इसको खराब करती हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो नहीं डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, एज दे डिकम्पोजिशन कैन रिड्यूस सुक्रोज रिटेंशन इन मोलेसिस। तो वो जो सुक्रोज है ना उसकी अमाउंट को कम करेगा। कंट्रोल ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, आयरन, सल्फेट शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल टू प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन इन द इवेपोरेटर।
अब ये जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे सिलिका हो गया ना, आयरन सल्फेट, ये तीन के नाम वो ले रहा है। ये क्या करता है, जहां पे आप इवेपोरेशन करते हो ना, ये वहां पे स्केल कॉज करता है। ये स्केल के बारे में याद रखिएगा, और ये बड़ा सिंपल सा होता है, ये टेक्निकल टर्म की फॉर्म में आपको शायद मुश्किल लगे। आप घर में किसी बर्तन में पानी गर्म कर लें ना, आप उसको बॉयल कर लें, आप उसमें से पानी निकाल लें, आपको उसके अंदर सारी जो सरफेस है ना वो वाइट नजर आएगी। अब पानी तो हमने गर्म करके निकाल लिया, तो उसकी सरफेस वाइट कैसे हो जाती है, तो वो जो उसके अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं ना, वो वहीं रह जाते हैं, वो इवेपोरेट नहीं होते। इस चीज का नाम हमने स्केलिंग रखा होता है। आप एक और चीज भी नोट करेंगे कि जो जहां पे हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं ना लैब के अंदर, डिस्टल वाटर, उसका फिलामेंट जल जाता है अक्सर। वो फिलामेंट क्यों जलता है, वहां पे भी ये सेम प्रोसेस होता है कि जो फिलामेंट होता है ना, हीटिंग रॉड जो होता है,